नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 1 जून 1 जून से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सभी लोग शेयर कर लें। और जैसा कि देखते ही देखते मई भी निकल गया, जून का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहे दोस्तों। रेगुलर जो है क्लास को फॉलो करें, ठीक है। देखिए, समय बीतते समय नहीं लगता है, तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है उससे कोशिश क्या करिए कि अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और वही जो है उसको डेली रिवीजन भी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है। तो खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों। तो जिन्हें आंसर पता है साथ में आंसर करते रहिए। और इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है, ठीक है। और ये जो मेला है दोस्तों, ये दिव्य माँ रागिनी देवी के प्रति लोगों की श्रद्धा और प्रतीक, ठीक है, भक्ति का प्रतीक है, ठीक है। तो ये देखा जाए बेसिकली जो है जम्मू कश्मीर में इस मेले का आयोजन किया जाता है खीर भवानी। और खीर भवानी किसका मतलब कौन सी देवी है, तो ये देखिएगा दिव्य माँ रागिनी देवी, ठीक है। उन्हीं के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है, उनकी जो भक्ति है, ये मेला उनका प्रतीक है। इस मेले की बात किया जाए तो ये ज्येष्ठ माह, ठीक है, ज्येष्ठ माह यानी कि जून और जुलाई में शुक्ल पक्ष या चंद्रमा के बढ़ते चरण के दौरान अष्टमी के दिन जो है ये मनाया जाता है। इसे देखा जाए इस मेले को एक जीवंत उत्सव जो है, यह जीवंत उत्सव इस क्षेत्र में प्रचलित सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व एवं सांप्रदायिक सद्भाव को प्रदर्शित करता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, साथ ही कश्मीर की समृद्ध साझा विरासत की सराहना करता है, ठीक है। इस मेले की बात किया जाता है। यहाँ पे हम बात करें तो यह सहिष्णुता और लचीलेपन के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में है, क्योंकि यह त्योहार एकजुटता बनाए रखता है, विपरीत परिस्थितियों में आशा की ओर प्रेरित करता है, ठीक है। तो इस मेले की यही देखिए खासियत है। तो बात करें दोस्तों जम्मू कश्मीर में कौन सा मेला, खीर भवानी मेला। आते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि निम्न में से किस देश ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किया है। देखिए इसे खैबर भी कहा जाता है। तो खैबर का जो सफल परीक्षण किया गया है, जो कि ये नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ये किया गया। देखिए ऑप्शंस आप देख रहे हैं, इराक है, ईरान है, पाकिस्तान है या फिर कतर है। तो देखिए करेक्ट आंसर इज दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो है ईरान, ठीक है। करेक्ट आंसर इज डी, ईरान है। यहाँ पे देखा जाए ईरान ने देखा जाए अपनी लिक्विड ईंधन वाले खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। ध्यान रखिएगा, खेरम को ही यहाँ पे जो है खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। इसका सफल परीक्षण किया गया है ईरान के द्वारा। खुर्रम शहर 4 का नाम देखा जाए एक ईरानी शहर है उस पर रखा गया है। और ये ईरानी शहर देखा जाए जो था खुर्रम, यहीं पे देखा जाए 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान जो है भारी लड़ाई जो है लड़ी गई थी इस खुर्रम शहर में। इस मिसाइल को देखिए खैबर भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, खैबर के भी नाम से मिसाइल जानी जाती है। खैबर मिसाइल देखा जाए दोस्तों तो ये मिसाइल 3300 पाउंड के वारहेड के साथ 1240 मील, ठीक है, यानी कि 2000 किलोमीटर की रेंज वाली खुर्रम शहर का नवीनतम संस्करण है, ठीक है। तो उसी का ये नवीनतम संस्करण है। खैबर की बात किया जाए दोस्तों तो ये अभी देखा जाए सऊदी अरब में है, लेकिन 7वीं शताब्दी की बात किया जाए तो यह जो है खैबर यह यहूदी किला था जिस पर मुसलमानों ने विजय प्राप्त कर ली थी। तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों, खुर्रम 4 बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण ईरान के द्वारा किया गया है। बात करते हैं एक अन्य मिसाइल की भी, एक जिसकी बात करें दोस्तों नूरी, ठीक है। तो ये दक्षिण कोरिया ने नूरी पर नेक्स्ट सैटेलाइट 2 पहला वाणिज्य ग्रेड सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट सैटेलाइट 2 जो है, जो कि एक पहला कॉमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट है, ये साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। आते हैं बात करते हैं इसरो के बारे में। तो भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है यानी कि इसरो, ठीक है, इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, ध्यान रखिएगा श्रीहरिकोटा कहाँ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अगली पीढ़ी के नौवहन उपग्रह, ठीक है, एनवीएस 1 लॉन्च किया है, ठीक है। एनवीएस की यहाँ पे
एनवीएस 1 क्या है, तो ये इसी का श्रृंखला, नाविक का श्रृंखला है। नाविक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अंतरिक्ष यान, नेविगेशन विथ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टलेशन, नाविक श्रृंखला का ही ये हिस्सा है एनवीएस 1। एनवीएस 1 की वजन की बात किया जाए दोस्तों तो ये 2232 किलोमीटर है, और इसे देखा जाए किससे लॉन्च किया गया है, तो चूंकि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, तो जीएसएलवी, ठीक है, जीएसएलवी F-12 रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। नाविक की बात किया जाए दोस्तों तो ये दो सेवाएं प्रदान करता है, एक तो नागरिक उत्पाद, ठीक है, उपयोगकर्ताओं के लिए मानक स्थिति सेवा, और वहीं देखा जाए तो रणनीतिक उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतिबंधित सेवा, ठीक है। ये दो सेवाएं जो है नाविक के द्वारा प्रदान की जाती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखे तीन चीजें देखी। एक तो आपने देखा खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के द्वारा, नूरी पर ठीक है, नेक्स्ट सैटेलाइट 2 जो है पहला वाणिज्य ग्रेडेड सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया दक्षिण कोरिया के द्वारा। वहीं पे हम बात करें भी हाल ही में जो अगली पीढ़ी के नौवहन उपग्रह एनवीएस 1 जो लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, कहाँ से दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़े तो अगला प्रश्न है हमारा कि, ठीक है, बोला अहमद, ठीक है, बोला अहमद टिनुबू किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं, ठीक है। तो ये देखिए नए देश के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, नए राष्ट्रपति बने हैं बोला अहमद टिनुबू। पूछा जा रहा है कि ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये अफ्रीकी देश है दोस्तों नाइजीरिया, उसके राष्ट्रपति बने हैं। तो ये नाइजीरिया के सत्तारूढ़ ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी के बोला टिनुब ने नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है ये शपथ लिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सत्तारूढ़ ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी। बात करें इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भाग लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये एक तरीके से जो ये नए राष्ट्रपति जो नाइजीरिया के बने, जब ये शपथ ग्रहण जो है कार्यक्रम जब इनका था, तो भारत के राष्ट्रपति राजनाथ सिंह भी वहां पे, माफ करिएगा, भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह भी वहां उपस्थित थे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है नाइजीरिया की 3 दिवसीय यात्रा पे है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और ये किसी भी रक्षा मंत्री, किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा है, और इस दौरान वो नाइजीरिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, जिनका नाम है दोस्तों बोला टिम्बू, उनकी जो है शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी ये उपस्थित थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों नाइजीरिया। नाइजीरिया ध्यान रखिएगा, ठीक है, अबूजा इसकी जो है कैपिटल है, करेंसी इसकी नाइजीरियन नाइरा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए कंबोडिया के दोस्तों जो राजा हैं जिनका नाम है नोरोडोम सिहामोनी, ठीक है, ये कंबोडिया के राजा हैं और ये 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि 3 दिवसीय पर जो आए हैं, 3 दिवसीय यात्रा पर आए राजा नोरोडोम ठीक है, सिहामोनी, ये किस देश के राजा है कंबोडिया पे, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं। वही बात करें अभी तुर्की में, जैसा कि आम चुनाव हुआ था और वहां के जो पहले से राष्ट्रपति थे, ठीक है, रिसेप तैयब, ठीक है, एर्दोगन, वो पुनः जो है इस आम चुनाव में विजयी हुए और पुनः वो जीत हासिल करने के साथ ही वो दोबारा जो है तुर्की के राष्ट्रपति बनाए जाएंगे। क्या नाम है दोस्तों? रिसेप तैयब एर्दोगन। अगले प्रश्न की बात करें कि भारतीय सेना ने राजस्थान और किस राज्य में सुदर्शन शक्ति, ठीक है, 2023 अभ्यास किया है। सुदर्शन शक्ति अभ्यास जो कि भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया, किस राज्य में किया गया? राजस्थान और किस राज्य में? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों और इसका करेक्ट आंसर सी है पंजाब, ठीक है। तो भारतीय सेना ने सप्त शक्ति कमान ने, ठीक है, भारतीय सेना की जो सप्त शक्ति कमान है, ठीक है, उसने राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर सुदर्शन शक्ति 2023 अभ्यास किया है, ठीक है। तो ये कौन सी कमान दोस्तों? सप्त शक्ति कमान है। इसने राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमा पर सुदर्शन शक्ति 2023 अभ्यास किया है। इस अभ्यास का जो उद्देश्य, ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना ने किया है, ये नए युग की तकनीकों का लाभ उठाने में सक्षम बलों को एक आधुनिक, दुबले, ठीक है, और फुर्तीले लड़ाकू संयोजन में बदलना है, ठीक है। तो जैसे नई नई आधुनिक युग की जो नए युग की जो तकनीक आ रही है उसका लाभ उठाने के लिए एक संयोजन बल में बदलना, यही इस सुदर्शन शक्ति अभ्यास का उद्देश्य है। कुछ अन्य अभ्यास की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया था, कहाँ दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। वही बात करें भारतीय अमेरिकी द्वारा, यानी कि भारत अमेरिका द्वारा पहली बार परमाणु, रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों की
प्रतिक्रिया के लिए तर्कश अभ्यास का आयोजन किया गया। कहां पे? चेन्नई, तमिलनाडु में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तर्कश अभ्यास किन देशों के बीच था? तो भारत और अमेरिका के बीच में था। अभी हाल ही में ये पहली बार जो हुआ है, ठीक है, तो ये चेन्नई में आयोजित किया गया। वही बात करें हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 के दूसरे संस्करण का समुद्री चरण सऊदी अरब के अल जुबैल में आयोजित किया गया। तो सऊदी अरब के अल जुबैल में जो है आयोजित किया गया, ठीक है। कौन सा अभ्यास दोस्तों? अल मोहेद अल हिंदी, ठीक है। ये दूसरा संस्करण था, ये चीज ध्यान रखिएगा। पहला संस्करण 2021 में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे लंबा गीत कौन सा बना है? विश्व का सबसे लंबा गीत कौन सा बना है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, रामचरितमानस। रामचरितमानस जो कि विश्व का सबसे लंबा गीत बना है। तो यहाँ पे बात करते देखिए वाराणसी के डॉक्टर जगदीश पिल्लई हैं। इन्होंने जो रामचरितमानस को 138, ठीक है, आवर्स यानी कि 148 घंटे 41 मिनट 2 सेकंड तक गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये वाराणसी के थे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाराणसी के हैं डॉक्टर जगदीश पिल्लई। इन्होंने लगभग देखा जाए तो एक तरीके से देखा जाए तो 139 आवर्स, ठीक है, इससे रामचरितमानस को गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये उपलब्धि, इसी उपलब्धि ने जो कि रामचरितमानस को विश्व का सबसे लंबा गीत बना दिया, ठीक है। इसके पहले ये जो उपलब्धि थी दोस्तों, सबसे लंबे गाने का जो पिछला रिकॉर्ड है वो यूनाइटेड किंगडम के मार्क क्रिस्टोफर ली और द पॉकेट गार्ड्स ने 1 दिसंबर 2021 को 115 घंटे 45 मिनट की अवधि के साथ बनाया था। अब ये उपलब्धि किसके साथ होगी दोस्तों? रामचरितमानस, डॉक्टर जगदीश पिल्लई के। यहाँ पे बात कर लेते हैं रामचरितमानस। दोस्तों रामचरितमानस जिसकी रचना कवि तुलसीदास जी के द्वारा किया गया था 16वीं शताब्दी में, ये अवधी भाषा में, ठीक है, अवधी भाषा का ये एक महाकाव्य है, ठीक है। ये हिंदू महाकाव्य रामायण पर आधारित है। कमेंट बॉक्स में बताइए रामायण की रचना किसने की थी, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसे देखा जाए तुलसी रामायण, तुलसीकृत रामायण, तुलसीदास रामायण या मानस के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, रामचरितमानस, ठीक है, मानस के भी नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, देखिए ये सारे ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई हम बात करेंगे कहाँ पे कौन कौन नियुक्त हुआ है। वैसे तो देखा जाए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो नियुक्त किए हैं वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो हाल ही में देखा जाए जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने जो सतर्कता आयुक्त हैं जिनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, उनको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पद की शपथ दिलाई है। तो देखिए राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है। आयोग का जो नेतृत्व देखिए जो किया जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो आयोग है उसका जो नेतृत्व किया जाता है, ठीक है, सीवीसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के द्वारा किया जाता है। और उसमें अधिकतम देखा जाए 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखिए स्टेटमेंट बन सकता है, इसमें 2 होते हैं, ऐसे प्रश्न भी बने हैं। ये बात करें सीवीसी के बारे में दोस्तों, तो ये एक स्वतंत्र निकाय है, ठीक है, और ये इसकी जवाबदेही केवल और केवल संसद के प्रति होती, ना कि राष्ट्रपति के प्रति, ना कि लोकसभा के प्रति, ना कि राज्यसभा, बल्कि ये संसद के प्रति क्या होता है? जवाबदेह होता है। इसकी स्थापना की बात किया जाए दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना हुई थी फरवरी 1964 में हुई थी, ठीक है। के संथानम की जो एक समिति बनी थी, ठीक है, एक भ्रष्टाचार विरोधी समिति बनी थी किसकी अध्यक्षता में? के संथानम की अध्यक्षता में। और इसी समिति की सिफारिशों के आधार पे 1964 में सीवीसी का गठन किया गया था। आगे चल करके इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अधिनियम, ठीक है, आयोग अधिनियम 2003, ठीक है, संसद के द्वारा सीवीसी को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया इस अधिनियम के तहत। बात करें यह अपनी रिपोर्ट देखिए किसको देता है, तो ये राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उसे ही जो कि राष्ट्रपति इसको अपनी शपथ दिलाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ दिया जाता है। इसकी जो नियुक्ति की जाती है दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और जो अन्य, ठीक है, जो 2 अन्य सतर्कता आयुक्त है उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो एक राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश भी की जाती है। राष्ट्रपति देखिए नियुक्ति करता है और इसकी जो सिफारिश की जाती है दोस्तों एक समिति के द्वारा की जाती है।
जाती है। और इस समिति में देखा जाए कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, तो इस समिति का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो प्रधानमंत्री होता है। 3 सदस्यीय समिति होती है और इसके जो अन्य सदस्य होते हैं गृह मंत्री होता है और लोकसभा के विपक्षी नेता इसके सदस्य होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। इस बात करें सीवीसी का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, या तो 4 वर्ष होता है या तो 65 वर्ष। ठीक है, जो भी इनमें से पहला, या तो वो अपनी उम्र 65 वर्ष होगी या फिर अपने पद पर वो 4 वर्ष कार्य कर चुके हो तो उनको जो है अपने पद से वो हटते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ अन्य नियुक्ति की भी, जैसे कि अभी हाल ही में 2022-23 के लिए आर दिनेश भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। किसने? आर दिनेश भारतीय ने। यहीं पे हम बात करें, राजकुमार एस पिल्लई को आईडीबीआई बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक ने चिता परियोजना की देखरेख के लिए राजेश गोपाल की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया। ध्यान रखिएगा, अभी जैसा कि कुन्नू नेशनल पार्क है, ठीक है, मध्य प्रदेश का, जहां पे नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से जो चिता हस्तांतरित किए गए थे उसमें जो है कुछ चीतों की मौत हो गई, जिसके बाद से उनके संरक्षण के लिए, ठीक है, उनकी जो है देख रेख के लिए एक समिति बनाई गई है, 11 सदस्यीय समिति, जिसकी अध्यक्षता करेंगे राजेश गोपाल। और ये समिति जो बनाई गई है वो राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जो कि यूपी स्पेशल है। उत्तर प्रदेश ने किसे हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? ठीक है, तो 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है। किसने जीती है? उत्तर प्रदेश ने किसे हराया दोस्तों? तो ये हराया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा को हरा करके। ठीक है, उड़ीसा को हरा करके, तो ध्यान रखिएगा आप ये। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे ये जो 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन हुआ है दोस्तों, वो उड़ीसा के बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया। और इसके फाइनल में देखा जाए उत्तर प्रदेश ने उड़ीसा को 7-1 से हराया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उड़ीसा को हरा करके उत्तर प्रदेश ने जीता है। और इसका जो फाइनल मैच हुआ है वो बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हुआ है। कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, और ये दूसरे रैंक पे देखा जाए, पहले और दूसरे पे, तो पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे देखा जाए दोस्तों उड़ीसा है। ठीक है, और अगर हम तीसरी बात करें दोस्तों तो हरियाणा ने हॉकी मध्य प्रदेश को हरा करके, ठीक है, हरियाणा जो है वो तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो ये कुछ ध्यान रखिएगा, रैंक याद रखिएगा। आते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे जो कि अवार्ड से रिलेटेड है कि किस अभिनेता को आईफा 2023 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है? तो करेक्ट आंसर इस ए है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार का आयोजन किया गया, अवार्ड दिया गया, जिसमें हम बात करें अजय देवगन की जो फिल्म थी, अभिनीत फिल्म था दृश्यम 2। ठीक है, दृश्यम 2 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। वहीं अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो आलिया भट्ट को, ठीक है, गंगूबाई फिल्म के लिए उनको जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया और ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। हिंदी फिल्मों की बात करें दोस्तों, हिंदी फिल्मों में आईफा अवार्ड जो है ये सर्वश्रेष्ठ समारोह इस साल, ठीक है, एतिहाद एरिना में आयोजित किया गया और जो यास द्वीप पर यास बे वाटर फ्रंट का हिस्सा है। ठीक है, दृश्यम फिल्म मूवी की बात किया जाए दोस्तों तो एक मलयालम फिल्म है, ठीक है, उसी का ये रीमेक है। उस फिल्म को देखा जाए तो एडेप्टेड स्टोरी का भी पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था आईफा अवार्ड से रिलेटेड। अब बात करते हैं दोस्तों अन्य प्रश्न की कि नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल की बैठक का कौन सा संस्करण 27 मई को प्रगति मैदान नई दिल्ली में न्यू कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया? तो यहाँ पे हम बात करें जो प्रगति मैदान है दोस्तों नई दिल्ली, वहां पे नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल की बैठक की गई और ये पूछा जा रहा है कौन से संस्करण की बैठक थी दोस्तों, तो ये 8वें संस्करण की थी। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल की 8वीं बैठक की जो अध्यक्षता की गई वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई। नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल की जो 8वीं बैठक हुई है दोस्तों, ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित न्यू कन्वेंशन सेंटर में हुई है। बैठक का विषय क्या है? विकसित भारत एट द
रेड 2047 टीम इंडिया की भूमिका उस पर केंद्रित थी। बैठक में देखा जाए 7 और प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। ठीक है, इसमें देखा जाए ये विषय क्या क्या शामिल थे, तो इसमें सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम पर विशेष ध्यान, बुनियादी ढांचा और निवेश, अनुपालन को कम करना, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास और क्षेत्र के विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए गति शक्ति शामिल है। बैठक में देखिए राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों ने भाग लिया। तो ये 8वीं बैठक थी, ध्यान रखिएगा 8वां संस्करण था। चलिए अब आप मुझे बताइए नीति आयोग, नीति आयोग का दोस्तों गठन कब हुआ, ये किसके स्थान पे जो है गठित की गई, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, इसके उपाध्यक्ष कौन है, आप मुझे बताइए। और साथ ही साथ सीईओ, देखिए मैंने पूछा था, आप लोगों ने आंसर नहीं किया, पुनः मैं इस प्रश्न को फिर से पूछ रही हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। अगली जनगणना फॉर्म में धर्म कितने विकल्प दिए हैं, तो कितने धर्म के विकल्प दिए हैं दोस्तों, 6। तो जैसा कि पता है दोस्तों आपको कि यहाँ पे हम बात करें जो अगली जनगणना है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें जो है देखा जाए तो ये आजादी के बाद दोस्तों 16वीं जनगणना होगी, आजादी के पहले ओवरऑल जनगणना और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी। तो ये जो है जनगणना फॉर्म में केवल 6 धर्मों के विकल्प को शामिल होंगे। ठीक है, ये 6 धर्म कौन कौन से हैं, ये देखा जाए हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध, सिख और जैन है। ठीक है, इन्हीं 6 धर्मों को विकल्प के रूप में शामिल किया गया है। अन्य जो है कई समुदाय थे जो मांग कर रहे थे कि इस बार की जो जनगणना हो उनको एज अ धर्म शामिल किया जाए, लेकिन उन मांग के बावजूद जो है देखा जाए यहाँ पे तो आप यहाँ पे जो है सरनाथवाद और लिंगायत धर्म इनको शामिल नहीं किया गया। ठीक है, उनकी मांग के बावजूद। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे इस धर्म के बारे में, तो ये धर्म देखा जाए, ये जो सरनाथवाद है, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के प्रकृति पूजक आदिवासी सरना धर्म को एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, वहीं देखा जाए कर्नाटक के कुछ लोग भी लिंगायत धर्म को अलग धर्म के रूप में शामिल करने की मांग कर रहे थे। ठीक, जनगणना की अंतिम अनुसूची में देखा जाए तो केवल 6 धर्म कोंडो को बरकरार रखा गया है। ठीक है, 6। और अगली जनगणना जो है वो भारत की पहली डिजिटल जनगणना भी होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट। चलिए आप मुझे बताइए पहली जो जनगणना हुई थी, ठीक है, पहली जनगणना, ठीक है, ये कब हुई थी, किसके शासन, कौन उस समय था, अगर कोई वायसराय था कौन था, किस वर्ष हुई थी। ठीक है, आप मुझे बताइए उस समय, ठीक है, वायसराय कौन था। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। सबसे पहला फैक्ट्स है कि बांद्रा बारसोवा समुद्री पुल का नाम रखा जाएगा किसके ऊपर दोस्तों, बीडी सावरकर के ऊपर रखा जाएगा। हाल ही में सऊदी अरब ने पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किया है। ठीक है, कहा दोस्तों, किससे दोस्तों, कनाडा से। लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ लिया, किसने लिया दोस्तों, सुमन शर्मा ने। ठीक है, वही देखा जाए चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा, कहा दोस्तों, नई दिल्ली में। हाल ही में G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक संपन्न हुई, कहाँ हुई, टिहरी उत्तराखंड में हुई। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाइए डाउनलोड करिए, साथ ही साथ सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपनी शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।